कल हमने देखा था मंडी उपनिरीक्षक के लिए स्वर। आज हम लोग देखेंगे व्यंजन, मूल व्यंजन। परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों को ही मूल व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी होती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। स्वर वर्ण स्वर स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। इनमें देखते हैं कि व्यंजन होते क्या हैं। हमने स्वर देखा। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए, जिनके उच्चारण के लिए हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत वर्ण क्या होते हैं? जिनको बोलने के लिए, जिनके उच्चारण के लिए हमें दूसरे वर्ण यानी स्वरों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन अ से मिलकर क्या बना है? क। ख, ख और अ से मिलकर ख। मानक रूप में मूल व्यंजन की कुल संख्या 35 है। 33 और 2 द्विगुण व्यंजन, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2 है। यहाँ तक आपको समझ आया? व्यंजन होते क्या हैं? व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसके उच्चारण के लिए। जैसे क में अ छुपा हुआ है, ख में अ छुपा हुआ है। मानक रूप में मूल व्यंजन की कुल कितनी संख्या है? 35 है, जिनमें 33 जो हैं वे मूल व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन हैं। और उनमें भी स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतःस्थ 4 है, उसमें है हमारे पास 4 और द्विगुण व्यंजन है 2। सबसे पहला देखते हैं स्पर्श व्यंजन। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, तालु का ऊपरी भाग, ओठ, दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी कहते हैं। कौन कौन से अंग? कंठ, गला, तालु जीभ के ऊपरी भाग, तालु, मूर्धा तालु का ऊपरी भाग, मूर्धा ऊंट और दांत आदि से स्पर्श होते हैं, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन सब इन्हीं के नाम हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25, क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं। प्रत्येक वर्ग का नामकरण उनके प्रथम वर्ण के आधार पर किया गया है। प्रत्येक वर्ग का नामकरण उनके प्रथम वर्ग के आधार पर किया गया है। जैसे देखते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, च, ट, त, प। क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, छ, ज, ञ, ट, ठ, द, ध, न। जो क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, य। इनका उच्चारण कहाँ से? तालु से। जीभ जो है तालु को टच करे, च, छ, ज, झ, झ। ठीक है, तो इन्हें तालव्य कहते हैं। क, ख, ग, घ जो ये कंठ से निकल रही हैं, गले से निकल रही है, तो इन्हें कंठ्य। जो तालु को छू रही है उसे तालव्य। मूर्धा मतलब नाक से, ट मतलब जीभ जो है, जीभ का तालु के ऊपरी भाग को छूना। जीभ के सबसे, अब बोल के देखिए आपको पता चलेगा, ट, ठ, ड, ढ। जीभ जो है तालु को टच कर रही है, तो इसे मूर्धन्य बोलते हैं। त, थ, द, ध, न जो जीभ है अब दांत को टच कर रही है इनको बोलते समय। त, थ, द, ध, न, तो इसको दंत्य। प, फ, ब, भ, म। इसमें क्या हो रहा है? जीभ जो है, जीभ इसमें एक्शन मोड में आ रही है, तो इसे ओष्ठ या ओष्ठ्य वर्ग में गिनते हैं। ठीक है, क, च, ट, प, क, च, ट, त, प। कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। ठीक है, आप बोलेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। क बोलते समय आपके गले से निकल रही है आवाज़। च जो है, च बोलते समय आपका जीभ जो है पूरे तालु को छू रहा है। ट बोलते समय आपके जीभ का जो ऊपरी हिस्सा है वो तालु को छू रहा है, उसे मूर्धन्य बोलते हैं। ट वर्ग के बोलते समय, त वर्ग में दांत को छू रहा है जीभ, प वर्ग में होंठ ही टच हो रहे हैं, उसे ओष्ठ वर्ग में बोलते हैं। ठीक है,
इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन ये अलग है। ये क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी सीसेट में। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाना पड़ता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। य, र, ल, व ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर भी कहलाते हैं। अर्धस्वर किन्हें कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन को ही अर्धस्वर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ऊष्म व्यंजन स, 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 ह ये क्या क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न गर्म वायु से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, स, ह मुंह से वायु निकल रही है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। इसके बाद द्विगुण व्यंजन ड में नीचे में बिंदी और ढ में नीचे में बिंदी। इसका प्रयोग पेड़ में होता है, इसका प्रयोग पढ़ना में होता है। इन्हें क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। जीभ का अगला भाग उलटकर मूर्धा में स्पर्श करने से ढ, प्र द्विस्पष्ट व्यंजनों का उच्चारण होता है। डॉक्टर हरदेव बहारी ने इन्हें उच्छिप्त व्यंजन, हरदेव बहारी ने क्या कहा है? उच्छिप्त व्यंजन कहा है। ये ट वर्ग व्यंजन ढ और ढ के नीचे बिंदी से बनते हैं। शब्दों में इनका प्रयोग बीच में या अंत में होता है। शब्दों के शुरुआत में द्विगुण व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, जैसे शब्दों के बीच में पढ़ना, उड़ना, लड़का, सड़क आदि। अंत में बाण, अषाढ़, कढ़ी, हथकड़ी आदि। ये हो गए हमारे 35 व्यंजन। अब है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, स्र को हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है, लेकिन ये मूल व्यंजन नहीं है। इनकी रचना 2 व्यंजनों के मेल से हुई है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। क और श से छ, का क्षत्रिय, त और र से त्र, ज और ज्ञ से च, ज और य से ज्ञ, स और र से स्र। ठीक है, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। हल चिन्ह हिंदी के सभी स्वर अक्षर हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, किंतु मूल ध्वनि स्वर रहित होते हैं, इसलिए इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। इन्हें उच्चारण योग्य बनाने के लिए इनमें अ या आ किसी स्वर को मिलाना पड़ता है, जैसे क और अ, क। यदि क को अपने मूल रूप में दिखाना हो तो उसे पहले चिन्ह के साथ दिखाना होगा। अतः हल चिन्ह स्वर रहित होने का चिन्ह है। हल चिन्ह क्या होते हैं? स्वर रहित होने का चिन्ह होते हैं। कभी कभी बिना स्वर के केवल व्यंजन लिखना पड़ता है। इसके लिए 2 प्रकार की व्यवस्था हैं। एक व्यवस्था यह है कि स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए उस व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाए, जैसे क, च, ट, त, प। दूसरी व्यवस्था व्यंजन को अर्धाक्षर के रूप में लिखना होता है, जैसे क, आधा ग, आधा घ, आधा व, आधा ल आदि। संख्या चिन्ह मानक वर्णमाला के अंकों के लिए प्राचीन भारतीय अंकों का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानक रूप प्रयुक्त होता है। जैसे देवनागरी में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मानक अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। ये हो गए संख्या चिन्ह। मानक वर्णमाला में अंकों के लिए प्राचीन भारतीय अंकों के आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानक रूप का प्रयोग होता है। अब इसका प्रयोग देवनागरी अंक का प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता, अब प्रयोग किया जाता है मानक अंक का। ठीक है, इसके बाद है श वर्णों की मात्राएं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। ये मात्राएं 10 हैं, जैसे आ, ई, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये मात्राएं केवल व्यंजनों में लगती हैं, जैसे काकी, कूकी। व्यंजनों में लगने पर स्वर उपयुक्त 10 रूपों में हो जाते हैं। अब है पंचमाक्षर और अनुस्वार। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। अंग, इय, न,
न और म, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। पांचवें वर्ग ये पांचवें अक्षर हैं, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। संस्कृत के निम्नानुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त हो सकता है, अन्य वर्ग का नहीं। जब ये अपने वर्ग के व्यंजन के हल रूप में जुड़ते हैं तब लेखन सुविधा के लिए इन्हें अनुस्वार में बदल दिया जाता है। जैसे क वर्ग में अंग, अंक, पंख, अंग, जंघ। ठीक। च वर्ग में जो आधा यह होता है पंच, पंछी, झंझट। ट वर्ग के साथ न, घंटा, कंठ, दंड, ढंढार आदि। ट वर्ग के साथ न, हिंदी, पंथ, पंथ, बंध, अंधा, अंधा। प वर्ग के साथ म, कंफ, जम्फर, अम्बा, दंभ आदि। लिखाई, छपाई और टंकन के अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक है, इसलिए यह ज़्यादा प्रचलित एवं मान्य है। दो पंचमाक्षर एक साथ अपने मूल रूप में ही आते हैं, जैसे अक्षुण्ण, निम्न, अन्न, चम्मच, जन्म और मरम्मत। जो दो पंचमाक्षर जो न है और न है और म है, ये जो है अपने मूल रूप में ही आते हैं। जिन शब्दों के पहले सम उपसर्ग लगता है वह म के बदले अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे सम और यम, संयम, सम और रक्षण, संरक्षण, सम और लाभ, संलाप, सम और वाद, संवाद। अब देखते हैं घोष और अघोष। स्वर व्यंजन वर्णों को स्वरित्रियों के कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, घोष और या सघोष या और अघोष। घोष या सघोष और अघोष। घोष देखते हैं, घोष जिसे सघोष भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के उत्पन्न होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं, जैसे सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तथा अंतस्थ और ह। इन्हें घेरे के अंदर दिखलाया गया है। सभी स्वर अ से लेके अ तक। घोष में स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अंतस्थ के यर लव और ऊष्म व्यंजन का ह। अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरित्रों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं, जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय स्पर्श व्यंजन और स, श, श इन्हीं घेरे के अंदर दिखाया गया है। क प्रथम वर्ण और द्वितीय स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का स, स, स। ये हो गया घोष और अघोष। इसके बाद है अल्प प्राण और महाप्राण। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास प्राण वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण। अंतस्थ व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय और पंचम और अंतस्थ व्यंजन इन्हें घेरे में दिखलाया गया है। प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय और पंचम और अंतस्थ या रलव ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। जिनमें वायु की मात्रा कम होती है इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसके बाद है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है अर्थात जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, ठीक है, द्वितीय एवं चतुर्थ इन्हें महाप्राण कहा जाता है। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन, श श श श ह को भी महाप्राण में रखा गया है। ये हो गया अल्प प्राण और महाप्राण, सघोष और अघोष। इसके बाद है वर्णों के उच्चारण उस स्थान। किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है। मुख्य जिस भाग अव्यय से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान
मुख्यतः 6 हैं। कंठ, गला, तालु, मूर्धा, तालु का ऊपरी भाग, दांत, ओष्ठ और नासिका, नाक। कंठ से कंठवर्ण अ, आ, क वर्ग और ह और विसर्ग। तालु, तालव्य, ई, च, च वर्ग, य और श। मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण, री, ट वर्ग, र वर्ग और स। दंत में दंत वर्ण, त वर्ग, ल और स। ओष्ठ में ओष्ठ्य वर्ण, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग। नासिका और मुख से अनुनासिक वर्ण, पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। नासिक या मुख से दोनों से उनका उच्चारण स्थान होता है। कंठ और तालु से कंठ तालव्य वर्ण ए और ए। ओष्ठ और कंठ से कंठोष्ठ वर्ण ओ और औ। दंत और ओष्ठ दंतोष्ठ वर्ण व। ये हो गए हमारे 6 अलग अलग स्थान जहाँ से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। उच्चारण के स्थान पर सभी वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। कंठ में जिनका उच्चारण कंठ से हो वे कंठवर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, आ, क वर्ग और ह और विसर्ग। तालव्य जिनका उच्चारण तालु से हो वे तालव्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे छोटी, बड़ी, च वर्ग, य और श। मूर्धन्य जिनका उच्चारण मूर्धा से हो ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे री, ट वर्ग, र वर्ग और श। दंत में जिनका उच्चारण दांत से हो वे दंत वर्ण कहलाते हैं, जैसे ट वर्ग और ल और स। ओष्ठ जिनका उच्चारण ओष्ठ से हो वे ओष्ठ वर्ण छोटा ऊ, बड़ा ऊ और फ कहलाते हैं। अनुनासिक जिनका उच्चारण मुख और नाक से हो वे अनुनासिक वर्ण, जैसे पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्र बिंदु होते हैं। कंठ तालव्य जिनका उच्चारण कंठ और तालु से हो वे कंठ तालव्य कहलाते हैं, जैसे ए और ए। कंठ ओष्ठ जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो वे कंठोष्ठ वर्ण हैं, जैसे ओ और औ। दंतोष्ठ जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ से हो वे दंतोष्ठ कहलाते हैं, जैसे व। यह है वर्णमाला। 25 स्पर्श व्यंजन, स्वर 11, अव्यववाह 2, अंतस्थ 4, ऊष्म व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, संयुक्त व्यंजन 4। ये हो गया हमारा व्यंजन।